हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अमोस के बारे में। और आज हम बात करेंगे अमोस की कुछ कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस, बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, इनके बारे में। अभी तक हमने अमोस के बारे में डिस्कस किया है कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं, मेजरमेंट मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल, इनवेरिएंस टेस्ट, मीडिएशन मॉडरेशन, इन सब का हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। कुछ टेक्निकल बातें भी की थी, डिग्री फ्रीडम कैसे निकालते हैं, इस तरह की हमने कुछ बातें की थी। लेकिन अभी आज हम एक बिल्कुल अलग बात करते हैं। आज देखते हैं कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है इसमें। तो मैंने एक क्वेरी ली है और मेरी क्वेरी ये है कि मेरे पास ये फाइल है। इस फाइल में मेरे पास एक कंस्ट्रक्ट है क्वालिटी, जिसके 6 अलग अलग स्टेटमेंट हैं और कुछ डेमोग्राफिक है, एज, इनकम, जेंडर, रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा। और मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या जेंडर का इफेक्ट क्वालिटी पे पड़ता है, या मेन और वीमेन के लिए जो क्वालिटी कंस्ट्रक्ट है वो सेम है या डिफरेंट है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्वालिटी है कहाँ। ये तो 6 अलग अलग स्टेटमेंट है और इसके हमें 2-3 मेथड बताए जाते हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप इनका स्कोर निकाल दीजिए। ये अल्टीमेटली एक नंबर्स हैं, इनका टोटल कर दीजिए और उस टोटल के ऊपर जेंडर का इफेक्ट चेक कर लीजिए टी टेस्ट वगैरह लगा के। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। पर क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है, क्या आपको पहले ये नहीं चेक करना चाहिए कि ये रिलायबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, रिलायबिलिटी वैलिडिटी। जब आप इसका मीन निकाल देते हैं, वो बातें कहाँ गई रिलायबिलिटी वैलिडिटी की। ठीक है, रिलायबिलिटी तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, आप क्रॉनबेक अल्फा या मैकडोनल्ड ओमेगा इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि वैलिडिटी कैसे निकालेंगे, ये तो निकाल नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका बताया जाता है कि आप एक अमोस में जाइए, या और भी हैं सॉफ्टवेयर, हम यही काम जमोवी में भी कर सकते हैं, पीएलएस में भी कर सकते हैं। हालांकि पीएलएस में सिंगल कंस्ट्रक्ट पे काम नहीं कर सकते, पीएलएस का कहना है मॉडल पे ही काम करें, पर हाँ जमोवी में काम कर सकते हैं। तो एक बार जमोवी का इंटरफेस भी देख लेते हैं। ये जमोवी का इंटरफेस है। जमोवी में आपको हाफ के अंदर अपना डाटा फाइल दिखती है, बाकी हाफ में रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रन करना है कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, तो फैक्टर, इसके अंदर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ये शुरू हो जाता है लिखना। ये कहता है अपने फैक्टर का नाम बता दीजिए क्या है, लेट्स से क्वालिटी, और उसके अंदर ये 6 स्टेटमेंट हैं। तो अनलाइक स्मार्ट पीएलएस, जमोवी आपसे ये नहीं पूछता कि मॉडल क्या है। ये कहता है सिंपल, आपको जो चाहिए आप उस पर टिक कर दीजिए। मुझे स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट चाहिए, ओके, ये स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट आ गए। आप चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम ही होंगे जो आपके यहाँ पे देता है अमोस। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आप चाहे जमोवी पे काम करें चाहे अमोस पे काम करें, आप सबसे पहले कंफर्म करें कि आपका ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक है। जैसे यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं 8, 8, 9 एस्टिमेट्स हैं, इनसे हम CRAVA निकालते हैं। यहाँ पे उसी तरह से हम इधर रन करके देख सकते हैं, ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, तो आप चेक कर सकते हैं वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएंगी। तो फिर क्वालिटी का स्कोर कहाँ पर है, तो हम इसके लिए इसको इंप्यूट कर देते हैं। डाटा इंप्यूटेशन ये कहेगा उसी फोल्डर में मैं _C नाम से एक फाइल बना देता हूँ। तो दैट्स फैंटास्टिक, मैंने ये ऑलरेडी एक बना रखी है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ _C को, तो ओपन इन न्यू विंडो। तो यहाँ सिंपली ये आ जाएगा कि क्वालिटी का एक स्कोर आ जाएगा मेरे पास। ये स्कोर जो अगर मैं इनका एवरेज करूँ उससे अलग होगा। ये वो भी नहीं है स्कोर कि मैंने इस स्कोर को निकाल दिया हो जेड स्कोर के परस्पेक्टिव से, ठीक है, वो भी नहीं है ये तो। और यहाँ पे केस नंबर आ जाता है। और अब हम इस पे रन करके देख सकते हैं टी टेस्ट अनोवा कि क्वालिटी इसके लिए डिफर करती है या नहीं। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका था कि आप इन सब का एवरेज लीजिए और उसके ऊपर टी टेस्ट लगा लीजिए। बहुत इफेक्टिव नहीं है तरीका, लोग यूज करते हैं, पर ज़्यादा अच्छा है आप, क्योंकि कंस्ट्रक्ट है, आप सबसे पहले उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को मेंशन करें, उसके बाद उसका स्कोर ले लें इंप्यूट करके, और उसके बाद फाइनली आप SPSS में जाके इसको वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, टी टेस्ट अनोवा एज डिपेंडेंट वेरिएबल। या आपके पास एक ऑप्शन है, आप नई फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। नई फाइल, तो मैंने यहाँ पे डेमो म्यूक _C नाम से इसको सेव, जो एक्सपोर्ट किया था, इंप्यूट किया था, उसको यहाँ ले लिया। अब आपके पास ये क्वालिटी और ये भी आ जाएगा। हालांकि ये रिग्रेशन है, पर आपको पता है कि टी टेस्ट और रिग्रेशन में कोई फर्क तो होता नहीं है। अगर आप कोडिंग 0, 1 दे दें, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी। देखिए, अगर ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी बातें, तो अगर हम यहाँ ये कहें कि रिग्रेशन रन करें,
विद क्वालिटी एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जेंडर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं। हमारा आ रहा है कि हाँ जी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, और 2.77 प्लस 0.86, राइट। और अब हम एक बार साइड बाय साइड वो टी टेस्ट वाला भी रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। इन सब बातों का एक्चुअली एक पर्पज़ है, मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, जबकि ये सारी पहले बता चुका हूँ, ये डिस्कस कर चुके हैं। नो प्रॉब्लम, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन लिखूँ तो एक बार हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं अपने चार्ट पे। तो मैंने अपना एक पेंट खोल के यहाँ पे अपने लिख ली है रिग्रेशन इक्वेशन, कि इक्वेशन मेरी यहाँ से आई है 2.77 दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी इज इक्वल टू 2.77 प्लस 0.864 इंटू जेंडर। अब मैंने वुमेन का कोड 0 लिया है, तो अगर मैं कहूँ कि कोड अगर 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो वुमेन के लिए क्वालिटी का स्कोर आ जाएगा 2.77, और जो मेन के लिए है उनके लिए क्वालिटी का स्कोर आएगा 2.77 के अंदर 0.86 और ऐड हो जाएगा। अब यही चीज़ आप इसमें चेक करें, जब हमने टी टेस्ट में किया तो टी टेस्ट में हमारा आया फीमेल के लिए मीन स्कोर है 2.77 और मेल के लिए स्कोर है 3.64 रफली वही आ जाएगा हमारा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप टी टेस्ट लगाएं चाहे आप रिग्रेशन लगाएं, क्योंकि मैंने डमी वेरिएबल 0 1 यूज़ किया है, ये एग्जैक्टली सेम थिंग ही देते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है लेस देन 0.05, यहाँ पर भी लेस देन 0.05 है। जो टी की वैल्यू है 5.968 है और टी की वैल्यू 5.968 है। ये हम पहले सारा डिस्कस कर चुके हैं। और यही चीज़ अगर इसमें करें, ये भी तो रिग्रेशन ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारा स्टैंडर्डाइज आ गया है 2.77 प्लस 0.864 इंटू जेंडर, और स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट है 516, और यहाँ पर स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट है हमारा 516, परफेक्टली सेम है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे कोई नहीं है, प्रॉब्लम जस्ट एक पॉइंट आता है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, जब मेरे पास ये स्कोर यहाँ पे है तो मैं इस जेंडर को यहीं पे ले लेता हूँ, जेंडर मेरी SPSS डाटा फाइल में है, तो सिंपली यहाँ कर लें इसको, और यहाँ करने के बाद इससे मतलब इंप्यूट वगैरह हमें क्यों करना है, यहीं क्यों नहीं हमारा आंसर आ जाता। ये लीजिए, इसको एक बना देते हैं नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ये भी तो वही चीज़ है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? यहाँ पर क्वालिटी का मैंने स्कोर ले लिया है, यहाँ स्कोर नहीं लिया है। ओके, एक तो जब भी आप इंप्यूट करते हैं उस पर और CFA में जब आप काम कर रहे होते हैं, इसमें फ़र्क आता है हमेशा, R² वगैरह में। ये मैंने दिखाया भी है कि देखिए फ़र्क आता है। जो ये वाला आपका बनेगा, ये वाला मॉडल जब आप इंप्यूटेड पे करते हैं, एमओस में काम करें या SPSS में काम करें, ऑलमोस्ट सेम आता है। लेकिन जो आप कंस्ट्रक्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, फ़र्क आता है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो चलेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा क्या, ये चेक कर लेते हैं एक बारी। एस्टिमेट मीन इंटरसेप्ट पे टिक किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे टिक है, और रन करते हैं। ये पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है आज। सो अनस्टैंडर्डाइज पे चलते हैं। अनस्टैंडर्डाइज पे यहाँ पर आ गया है 1। ये 1 क्या चीज़ है चेक करें, एक मिनट। ओके, मैंने इसका इंटरसेप्ट का 1 दे रखा है, मैं इसको एक बार इंटरसेप्ट 0 कर देता हूँ अभी के लिए, 1 मिनट की, और रन करके देखते हैं। हमारा यहाँ पर आ रहा है 937 अनस्टैंडर्डाइज, जबकि इसमें हमारा आया था 0.864। ये 864 आ रहा है, जो कि एमओस के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही था। एमओस के अंदर भी यहाँ पे जब हमने काम किया 0.864 ही था, लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं ये 0.937 आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों आ रहा है ये, और इसका मीन स्कोर कहाँ गया? ये तो जो हमें पता है कि मीन और इंटरसेप्ट आता है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.206, 0.6 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने, अच्छा एक और मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा भाई आप जो इंटरसेप्ट है इसको 1 कर दीजिए, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इंटरसेप्ट 1 करने से? रन, और ये अभी भी 937 है, और ये 542 है, अभी भी वही है 937, बाकी चीज़ें भी सेम है। यानी इसका मीन कहाँ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मीन मैं आपको बता दूं 0 है, अगर नहीं गिवन है तो इसका मीन 0 है। पॉइंट ये है इसका मीन 0 क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो उसी पे डिपेंड करेगी ना। अगर आपका इंटरसेप्ट आप ले रहे हैं 1 ले लिया आपने, तो अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेट होगा, इसीलिए इसमें फ़र्क आ रहा है।
तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो आप ये कंस्ट्रक्ट लेते हैं, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, इस कंस्ट्रक्ट का मीन स्कोर हमेशा 0 होता है। और इसका आंसर है, जो अमोस काम करता है, इस टेक्निक का नाम है कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। आइए एक बार इसको समझ लेते हैं, क्या चीज़ है कोवेरियंस का, क्या मीनिंग है। मेरे पास दो डाटा सेट है, यहाँ पे x है और y है, तो इनका हम कोरिलेशन और कोवेरियंस निकालते हैं। ये भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला मीन। अच्छा, यहाँ मैंने नेम मैनेजर को यूज़ किया हुआ है, तो मैं सीधा x कर देता हूँ, इसका नाम मैंने दिया हुआ है। और इसी तरह इसका नहीं देना पड़ेगा, एवरेज ऑफ y। ठीक है, नेम मैनेजर के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाएं, तो ये पूछता है टॉप रो का नाम बना दूं, इससे नाम बन सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू STD EVP। यहाँ x का निकाल लीजिए, p के साथ a नहीं चाहिए था हमें, इज इक्वल टू STD EVP x का, और इज इक्वल टू STD EVP y का, राइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालते हैं dx और द dy। वो कैसे निकलेगा, इसमें से x का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये वाला पॉइंट आप एक बार ध्यान से देखिए, y में से y का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनका जो मीन आएगा वो मीन आएगा हमेशा 0। ठीक है, वो तो कोई खास बात नहीं है, ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। अगर x माइनस एक्स बार का टोटल लेंगे y माइनस वाई बार का, वो हमेशा 0 आएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो मीन की इंफॉर्मेशन तो खत्म होगी ना यहाँ से। इसको मीन सेंटरिंग भी बोलते हैं, कि आपने मीन के अराउंड ले लिया, और अब आप लीजिए dx इंटू dy, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, dx का क्या है dy का क्या है, और इन वैल्यूज का आप निकाल लीजिए एवरेज। ये जो एवरेज आएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है कोवेरियंस। इस चीज का नाम है कोवेरियंस। और इससे अगर मुझे निकालना हो कोरिलेशन, तो हम निकालते हैं दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू, दिस इनटू दिस वैल्यू। इन दोनों को स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये कोरिलेशन आ जाता है। मैं एक बार क्रॉस चेक करके देख लूं क्या मेरा ये ठीक है या नहीं। जो मैंने इतना कर दिया है ये मैथमेटिक्स, कोरिलेशन यही आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप मुझे बताइए, अगर मैं इस dx और dy का रिग्रेशन रन करूं, उसमें इंटरसेप्ट आएगा या नहीं आएगा? ये बात सोचिए और बताइए मुझे एक बारी। क्योंकि मैंने मीन सेंटरिंग कर दी है, मीन तो दोनों का खत्म हो गया, ठीक है, तो ये बेसिकली ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो गए ना अब। तो इसीलिए जब आप इसका यहाँ पे रिग्रेशन रन करते हैं, ओके, मैंने शायद सिलेक्ट किया हुआ है y रेंज, मैं दोबारा कर लेता हूँ, मेरी y है ये वाली वैल्यू, और x रेंज है मेरा ये वाला वैल्यू, और लेवल गिवन है, और मेरा आउटपुट दे दे ये यहाँ पे h कॉलम के अंदर। ओके, अब आप एक चीज़ ये देखिए, इन सबको 3 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए, और उसके बाद हम आगे देखते हैं फिर। ओके, 3 डेसिमल प्लेस। सबसे पहले मुझे एक बार इंटरसेप्ट के बारे में बताइए, इंटरसेप्ट 0 क्यों आ रहा है? इंटरसेप्ट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने दोनों के मीन को 0 कर दिया है, तो टेक्निकली ये दोनों डाटा अब ओरिजिन से जा रहे हैं। जब इसका भी मीन 0, इसका भी मीन 0, तो इंटरसेप्ट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता वहां पे, राइट। तो वहां पे इंटरसेप्ट हमेशा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ में आई कि जब भी हम कोवेरियंस बेस्ड सैम पे काम करेंगे, वहां पे इस कंस्ट्रक्ट से मुझे मीन का कुछ आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट बनाया ही ऐसे जाता है। कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का मतलब हुआ, कोवेरियंस हमेशा आपके मीन सेंटरिंग पे काम करता है, निकलेगा ही तब जब आप मीन सेंटरिंग कर देंगे। तो इसका जो मीन है ना, वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि इसका मीन 0 आएगा, इस रिलेशन पे इफेक्ट आएगा उस चीज का। ओके, तो यहां पे आप कुछ भी कोशिश करेंगे कि भाई इसको हटा दूं, मैं ना दूं, ये काम ही नहीं करेगा। ये काम ही आपका तब करेगा जब आप इसको 1 दें। तो मैं एक बार ये देख लूं, पैरामीटर इसका हटा देते हैं इसको, वैल्यू जो भी ये दे रहा है, तो रन करें तो ये रन ही नहीं होगा। इसने कहा अनआइडेंटिफिकेशन आ गया, चेक कर लें, यहाँ पे इसने बताया होगा अनआइडेंटिफाइड आ गया। ओके, तो आप कहो कोई बात नहीं, मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ, मैं इस पे 1 लगा देता हूँ, और कईयों पे 1 लगा दो, जो चेक करें इसे,
बोलेगा नहीं जी मैं काम नहीं करूंगा। मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक आप मुझे ये वैल्यू मेरी वापस नहीं देते। इसकी वैल्यू 1 ही आपको देनी पड़ेगी। इसका मीन 0 है और इंटरसेप्ट आप यहाँ पे 1 ही लेके आप काम करें। इंटरसेप्ट अब देखें, इंटरसेप्ट आप कुछ भी देंगे, ये वैल्यू है 937। ओके, अगर मैं इस इंटरसेप्ट को चेंज कर दूं, इसको मैं कहूँ 2 करो इंटरसेप्ट, फिर कुछ फर्क पड़ेगा? लेट्स सी, 937 ये वैल्यूज भी सेम है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपका इंटरसेप्ट पे। पर इसका जो मीन है वो कंपल्सरी आपका 0 रहेगा। कि इसीलिए ये वाला जब हम काम करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आएगी इसकी, ये हमें याद रखना है। लेकिन हाँ, फिर भी हम ये तो देख ही सकते हैं ना कि जेंडर का इफेक्ट है या नहीं है। जेंडर का इफेक्ट तो है ही, जेंडर हैज ए इफेक्ट ऑन क्वालिटी। यानी हम जो टी टेस्ट है, अनोवा भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी आप दीजिए, अगर 3 आपकी अनोवा यूज करने वाले हैं तो डमी वेरिएबल से करना पड़ेगा आपको। द पॉइंट इज, हम यहाँ पे सिंपल ये रिलेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्ट होते हैं इनके स्कोर मीन सेंटर्ड होते हैं, इसलिए इसमें, और जब आप उसको सेव करेंगे SPSS में, वहाँ पे फर्क आ जाता है इस चीज़ का। अगर आपने नोट की हुई है ये चीज़ पहले, तो आई होप दिस वीडियो विल आंसर दैट क्वेश्चन कि क्यों अलग अलग आते हैं। और ये कंसेप्ट हम आगे कई जगह यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है बैक एंड पे। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।